नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड कैबिनेट में 22 प्रस्ताव पास। बिजली उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी देने का निर्णय। आवास योजना के लाभार्थियों की बढ़ाई गई आय सीमा। उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी। मुख्यमंत्री धामी ने गरीबों को बांटे कंबल। रैन बसेरों का भी किया आवश्यक निरीक्षण। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। शीतकालीन चारधाम यात्रा की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने यात्रा प्रबंधन के लिए दिए निर्देश। KMVN गेस्ट हाउस में 25% की मिलेगी छूट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ। ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन से मिली मंजूरी। जल्द होंगे निकाय चुनाव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विरोध। आचार्य बालकृष्ण ने कड़े शब्दों में निंदा की। आचार्य बालकृष्ण ने कहा, बांग्लादेश आज भारत का विरोध कर रहा है। उत्तराखंड के 11 जिलों में पड़ेगा पाला। मौसम विभाग ने 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया। शीतलहर से बढ़ेगी ठिठुरन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है, जहां उत्तराखंड कैबिनेट में 22 प्रस्ताव पास हुए हैं। बिजली उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मैदानों में 100 यूनिट, पहाड़ों में 200 यूनिट पर सब्सिडी देने की बात कही गई है। आवास योजना के लाभार्थियों की आय सीमा भी बढ़ाई गई है। अब 5 लाख तक आय वाले लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इंक्रीमेंट की बात कही गई है। सहकारिता विभाग में सरकारी समिति की नियमावली में संशोधन की बात सामने आई है। लिंग परिवर्तन करने पर कर सकेंगे नाम का भी परिवर्तन, ये भी अहम प्रोग्रेस हुई है। खेल विभाग में खेल विश्वविद्यालय बनाने का अनुमोदन किया गया है। अनुसूचित जाति सयाल के नाम को सयाला किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में भी वृद्धि पर चर्चा हुई है। परिवहन विभाग को मिलेंगी 6 नई BS6 बसें। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड आवास नीति को भी मंजूरी मिली है। तो कैबिनेट की अहम बैठक में ये महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आय को बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट में ये 22 प्रस्ताव पास किए गए। तो कैबिनेट की अहम बैठक में ये 22 प्रस्ताव पास हुए हैं। बिजली उपभोक्ताओं को 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें, मैदानी क्षेत्रों में 100 यूनिट और पहाड़ों में 200 यूनिट पर सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। आवास योजना के लाभार्थियों की आय सीमा भी बढ़ाई गई है। तो 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है कैबिनेट मीटिंग में। अब 5 लाख तक आय वालों को योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें, 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इंक्रीमेंट भी मिलेगा। इस पर भी प्रस्ताव पास हुआ है। सहकारिता विभाग में सरकारी समिति की नियमावली में भी संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा लिंग परिवर्तन करने पर नाम भी अब परिवर्तित कर सकेंगे, ये भी प्रस्ताव पास हुआ है। लिंग परिवर्तन करने पर अब अपना नाम आप बदल सकते हैं, पहले यह सुविधा नहीं थी। खेल विभाग में खेल विश्वविद्यालय बनाने का अनुमोदन का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति सयाल के नाम को अब सयाला किया गया है। इसका भी प्रस्ताव पास किया गया है। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में वृद्धि पर चर्चा हुई है, जिसका प्रस्ताव पास किया गया है। कुल मिलाकर 22 प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मुहर लगी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई और जिसमें 22 प्रस्ताव पास किए गए हैं। कई अहम इसमें प्रस्ताव हैं जिससे जो उत्तराखंड के लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए ये प्रस्ताव हैं। उनके आम जनजीवन के जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए अहम फैसले हैं। सरकार ने इन 22 प्रस्तावों को पास किया है। अंकित। बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा। देखा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। तमाम जो कैबिनेट मंत्री थे वो इस बैठक में उपस्थित रहे और अनुमान था कि करीबन 1 दर्जन प्रस्ताव आएंगे, लेकिन बैठक समापन के बाद जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक करीबन 22 प्रस्ताव जो हैं
वो इसे कैबिनेट के समक्ष रखे गए हैं। जी। कई महत्वपूर्ण निर्णय मनोज आपने बताए हैं। इसके तहत जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको सब्सिडी देने का निर्णय सरकार ने लिया है, लेकिन इसमें परिवर्तन करते हुए सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कोई विपरीत तरीकों से, गलत तरीकों से इस सब्सिडी का लाभ लेता है तो दोगुना उससे धनराशि जो है वो सरकार अर्जित करेगी। इसके अलावा जो कर्मचारी जून माह में रिटायर्ड हो रहे हैं उनको पूरे साल भर का पेंशन की जो सुविधा है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो कि इस कैबिनेट के समक्ष रखे गए हैं। मनोज, सरकार ने अपनी ओर से जो वाहन चालक है उनको जो भत्ता दिया जाता है उसमें भी बढ़ोतरी करी है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण निर्णय इस मंत्रिमंडल में लिए गए हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो धामी मंत्रिमंडल में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है और इन प्रस्ताव के हरी झंडी मिलने के बाद अब लोगों को इसका काफी लाभ मिलने वाला है। जी मनोज। निश्चित रूप से अंकित, आप लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे, वो अपने वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। इस पर भी अहम फैसला लिया गया है और कई जनहितकारी जो फैसले थे वो इसमें लिए गए हैं। 50% तक सब्सिडी देने की बात कही गई है बिजली उपभोक्ताओं को। पहाड़ी क्षेत्रों में 200 जबकि मैदानी क्षेत्रों में 100 यूनिट पर सब्सिडी देने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सरकार के द्वारा ये बड़े अहम फैसले लिए गए हैं जिससे सीधे तौर पर जनता प्रभावित होगी। अंकित। बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने और उसके लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी गई थी और इसमें अगर आप जो निर्णय भी अगर देखेंगे तो उसमें अधिकांश निर्णय इसी लिहाज से लिए गए हैं। इसमें जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी जो कि पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रही थी, उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। इसके अलावा जो 100 नई बसें खरीदने का फैसला भी इसमें लिया गया है मनोज। इसके साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रोत्साहन प्रकाशित योजना है, इस पे भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग में जो छात्रों को भारत भ्रमण के लिए ले जाया जाता था, उसके तहत अब शिक्षकों को भी ले जाया जाएगा। तो इस तरीके से अनगिनत निर्णय जो है वो इसी कैबिनेट के समक्ष में रखे गए हैं। कर्मचारी से जुड़ा हुआ फैसला है, चाहे फिर वो वाहन चालकों से जुड़ा हुआ फैसला है। इस तरीके से अनगिनत फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें लिए गए हैं और काफी सारे सकारात्मक प्रभाव जो है वो इस बैठक के बाद जो ये निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है उसके सकारात्मक प्रभाव आते हुए दिखाई देंगे। निश्चित रूप से अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 22 अहम प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की इस बैठक में मुहर लगी है। इनमें कई अहम जो हैं फैसले शामिल हैं। 50% तक बिजली सब्सिडी से लेकर कई अहम महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन में नाम भी बदलाव की अब इसमें मुहर लगी है। साथ ही जो बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की बात कही गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि की भी बात कही गई है। तो कई महत्वपूर्ण इसमें बातों पर मुहर लगी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में 22 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य और सतपाल महाराज मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन किया गया। पहले विचलन से फैसला हुआ था और उपभोक्ता भी इसका लाभ उठा रहे थे। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर कोई उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए गलत तरीका अपना रहा है तो उससे दुगना वसूला जाएगा और इसका फैसला डीएम करेंगे। कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को भी मंजूरी दी है। इसमें 5 लाख तक वार्षिक आय वालों को राहत मिलेगी। EWS, LIG और LMIG को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के मामलों को लेकर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनवाड़ी सहायताओं की मानदेय में नियुक्ति के बारे में चयन प्रक्रिया के संबंध में एक नियमावली अपनी प्रस्तुत की थी, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अलावा ये फॉर्मल मत था, औपचारिक मत था, जिसमें जो रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 का विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति दी गई। सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली जो 2024 में बनी हुई थी, उसके तहत
महिलाओं को सभी हमारी एम्पैक्स है, मल्टी पर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनमें 33% आरक्षण दिया हुआ है। तो इन आरक्षण के चलते ये आवश्यक है उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नई महिलाएं उत्तराखंड आवास नीति, इसको भी माननीय कैबिनेट ने अनुमोदन दिया था। तो उसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसका जो डेफिनेशन है, भारत सरकार ने 3 लाख वार्षिक जो इनकम है उससे नीचे वालों को क्लासिफाई किया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो स्टेट ने उसको 3 लाख के बजाय 5 लाख तक का निर्धारित किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर टिहरी से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित आज नई टिहरी क्षेत्र के चंबा ब्लॉक स्थित गुलडी गांव निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और उन्होंने गांव में संचालित सोलर पेयजल योजना को देखा है। डीएम ने कहा कि ग्राम पंचायत की देखरेख में इकाई संचालन की सराहना की। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक परिवारों को पेयजल योजना से जोड़ने की सलाह दी, साथ ही पेयजल वेस्टेज रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। निर्मित गुल्ली गांव में जो सोलर पंपिंग पेयजल योजना है उसका निरीक्षण किया गया और उसमें गांव के द्वारा जो मैनेज किया जा रहा है उसके बारे में बातचीत की गई। साथ ही जल संरक्षण किया जाए इसके बारे में गांव के जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि थे, ताकि जो और भी अधिक से अधिक परिवार जुड़ सके और जो पानी का वेस्टेज उसको रोका जा सके, इसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। अगली खबर का बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में बीते दिन तमाम हिंदुओं और तमाम संगठनों के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा के कैबिनेट मंत्री और तमाम नेता शामिल हुए। इसको लेकर कांग्रेस अब चुटकी ले रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि आक्रोश मार्च हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज्यादा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि केंद्र में भाजपा की तीसरी बार सरकार बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि लानत है ऐसी सरकार पर जो बांग्लादेश पर दबाव नहीं डाल पा रही है। दसोनी ने निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश के हिंदू और मणिपुर के हिंदू में क्या अंतर है कि आज तक मणिपुर में रुख नहीं किया गया है, न कोई आक्रोश दिखाया गया है। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? भाजपा केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। ये आक्रोश मार्च जो है हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज्यादा लग रहा है, इसलिए क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की तीसरी बार की सरकार बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लानत है ऐसी सरकार को जो बांग्लादेश पर दबाव नहीं डाल पा रहा है कि वहाँ हिंदुओं के साथ बर्बरता ना हो, उनके साथ अराजकता अभद्रता ना हो, हिंसात्मक जो कार्रवाइयाँ वहाँ हो रही हैं वहाँ के हिंदुओं के साथ। और मुझे बताइए ना, वहाँ के हिंदू और मणिपुर के हिंदुओं में कोई फर्क है क्या? आज तक मणिपुर का रुख ना करना, आज तक मणिपुर के लिए कभी कोई आक्रोश रैली ना निकालना, निश्चित रूप से जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, विभत्स है। बिल्कुल हम उस काम की निंदा करते हैं कि वहाँ हिंदू समुदाय के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है या हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गरुड़ तहसील के अंतर्गत अंग्यारी महादेव मंदिर के महाराज अलख मुनि की हत्या का खुलासा करते हुए बागेश्वर पुलिस ने मृतक महाराज के सेवक और वारदात में शामिल चमोली जिले के एक वाहन चालक को गैर इरादतन हत्या के अपराध में गिरफ्तार किया है। प्रेस को संबोधित करते हुए एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के का कहना है कि कबूलनामे में आरोपी सेवक बाबा के बयानों के आधार पर घटना के दिन मृतक महाराज और उसके सेवक ने एक साथ मदिरा पान की थी। मदिरा पान के बाद दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई, जिससे सेवक का धक्का महाराज को लगने के कारण महाराज नीचे गिर गए। घबराहट में घायल महाराज को छोड़कर सेवक फरार हो गया। समय पर उचित उपचार न मिलने से महाराज की मौत हो गई। पुलिस की जांच के अनुसार आरोपी सेवक बाबा दिल्ली का निवासी है। 6 माह पूर्व बद्रीनाथ से मृतक बाबा के संपर्क में आया था। आरोपी बाबा बनने से पहले दिल्ली में मजदूरी करता था। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्य सामने आए थे उसी के आधार पर अपराध संख्या 4/24 इसमें पिंगलो रेवन्यू क्षेत्र में दाखिल किया गया था, जिसकी विवेचना थाना बैजनाथ को ट्रांसफर हुई थी। नियमित पुलिस को ट्रांसफर होने के उपरांत एसओ बैजनाथ इसकी विवेचना कर रहे थे। इसमें जो तथ्य सामने आए थे, जो संदेह भी जताया था लोगों द्वारा भी और इनिशियल पूछताछ में भी हमने
दो लोगों का सामने आया था कि ये दो लोग आखिरी टाइम पे बाबा जी के साथ थे। इसमें एक अर्जुन गिरी और एक दूसरा ड्राइवर जो था हरेंद्र सिंह रावत। अर्जुन गिरी बाबा जी के चेले भी रहे। तो इन दोनों के द्वारा इनमें से एक हरेंद्र सिंह रावत द्वारा पहले पूछताछ की गई थी इनिशियली, तो इनके द्वारा बताया गया था कि इनको हमने वहीं पे छोड़ के चले गए थे, मंदिर मतलब जंगल में नहीं गए थे। तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की गई थी। इसमें लगातार हमने जो अर्जुन गिरी हैं उनके पूछताछ के लिए, उनकी हिरासत के लिए लगातार हमारी टीमें विभिन्न गैर जनपद और गैर राज्य में दबिश दे रही थी। इनको एक बहुत अच्छी सफलता मिली है और अर्जुन गिरी को हमने हिरासत में लिया है और दोनों से पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि इन तीनों ने मदिरा प्राशन किया था और जंगल के रास्ते में जाते टाइम इनमें आपस में कुछ कहासुनी भी हो गई थी। इसलिए आवेश में आके इन्होंने फिर इनका हाथ छोड़ दिया था, सपोर्ट छोड़ दिया था और बाबा जी जो है इसकी वजह से गिर गए। गिरने के उपरांत इन्होंने ना किसी को सूचना दी, ना पुलिस को, ना ग्रामीणों को, ना मंदिर में सूचना दी और ये वहाँ से निकल के चल दिए। और इन्होंने डिसाइड किया कि कोई पूछता है तो यही बात बतानी कि हमने वहाँ जंगल के पहले वहाँ उनको रास्ते में छोड़ दिया था और वो अकेले गए थे। तो इस तरीके से इन्होंने गुमराह किया सभी को और इसी के कारण बाबा जी की रेस्क्यू नहीं हो पाई या उनको रिलीफ जो मिल सकता था वो नहीं मिला और इसी के लिए गैर इरादतन हत्या का मामला इसको मानते हुए संगीन धाराओं में हमने इसमें इन दोनों का रिमांड के लिए हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं जुटा रही है, जिससे कि श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर भी आएं और भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंचकर दर्शन कर सकें। इसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है और इसी के लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। जानते हैं कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से, जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा, रोजगार के नए संभावनाएं मिलेंगी। अब बात करेंगे अगली खबर की। प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी लगातार चल रही है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग लगातार इस कमी को खत्म करने के प्रयास में जुटा हुआ है। इस बात पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने कहा कि प्रदेश भर में अभी तक केवल 47% विशेषज्ञों को तैनात किया गया है और 53% पद खाली हैं, जिस पर हम लगातार कवायद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए NHM द्वारा इंटरव्यू कराए जा रहे हैं और प्रदेश स्तर पर संविदा पर आने वाले विशेषज्ञों के लिए महीने से पहले और चौथे मंगलवार को हम इंटरव्यू रख रहे हैं। हाँ, जैसे कि हमारे राज्य में आपको पता है कि हमारे विशेषज्ञों की बहुत कमी है। टेस्ट तो हमारे को मिल जाते हैं, पर ईयर हमें लगभग 300 करीब मिल जाते हैं, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे राज्य में अभी 47% अभी फिलअप है उनकी और 53% हमारे जो है अभी खाली पड़े हैं। तो इसके लिए हम कवायद कर रहे हैं। जैसे हमारे वहाँ 2-3 जगह से हम लोग इंटरव्यू करा रहे हैं, जैसे NHM के थ्रू हम लोग स्पेशली पहाड़ी एरिया में और थोड़ा सा सैलरी भी अच्छा देके और यूकोट वीपे के थ्रू हम लोग इंटरव्यू करवाते हैं। और साथ ही राज्य स्तर में भी हमारे स्टेट लेवल पर भी हम संविदा पर जो विशेषज्ञ आते हैं हर महीने के जो है पहला और चौथा जो मंगलवार है उसमें हमने इंटरव्यू रखे। तो हम चाहते हैं कि भी वहीं के ही जो विशेषज्ञ हों प्रायोरिटी बेस पर हम सेलेक्ट करके उनको वहीं तैनाती करें। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिलाधिकारी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ARTO रुड़की ने जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें सड़क पर बिना हेलमेट के दौड़ रहे वाहनों के चालकों को हेलमेट भी पहनाए गए हैं और भविष्य में हेलमेट न पहनने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा, CO रुड़की नरेंद्र पंत ने लोगों को चेतावनी दी, बिना हेलमेट के यदि कोई भी व्यक्ति सड़क पर वाहन चलाते हुए पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को सिर्फ एक संदेश दिया गया है क्योंकि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार जो है सुरक्षा समिति की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर जो है विभिन्न पहलुओं पर जो है विस्तृत चर्चा हुई है। उसके अलावा जो है ARTO ऑफिस से जो कोऑर्डिनेट करके जो आज हेलमेट बांटा गया। अक्सर हम ये देखते हैं कि चालानी कार्रवाई होती है, लेकिन ये जो है एक अनूठा पहल है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में कि आप जो है पहली बार जो है आप इन्हें जो है एक संदेश दें कि आप हेलमेट पहन के चलें। तो उसी के तहत जो है आज जितने भी वायलेटर्स थे तो उनका चालान ना करते हुए उन्हें जो है अच्छे से समझाया गया और आपके थ्रू जो है मीडिया चैनल्स के थ्रू भी जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी एक मैसेज जो है दिया जा रहा है कि आप जो है हेलमेट का प्रयोग करें। ये आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए जो है बेहद ज़रूरी है। हमने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर द्वारा इसका शुभारंभ किया और इसमें जो रोड यूज़र्स हैं, हमने रोड से ही जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था उनको पकड़ के और उनको हेलमेट वितरण किया। 10 महिलाएं 10 पुरुषों को अभी फ़िलहाल वितरण किया है और ये हमारा संदेश है कि आप हेलमेट ज़रूर लगाएं। यदि किसी कारणवश आप नहीं लगाते तो हमने अपनी तरफ से हेलमेट प्रदान किए, उसके बाद भी अगर नहीं लगाएंगे तो चालान किए जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर ऋषिकेश को तंबाकू फ्री शहर बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, जिसके तहत बिना वेंडर तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। साथ ही स्कूल, अस्पताल के आसपास का क्षेत्र पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी स्ट्रीट वेंडर तंबाकू, गुटखा और पान मसाला बेचता हुआ मिला तो अर्थदंड के साथ कार्रवाई भी होगी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हमें निर्देश हैं कि किस तरीके से तंबाकू का नियंत्रण किया जाना है। उसमें स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई जो NGOs हैं, श्री बालाजी सेवा संस्थान भी एक जुड़ा हुआ है, तो उनके माध्यम से हमने एक जो है नगर निगम ऋषिकेश को एक मॉडल बनाने के लिए इसके लिए एक पहल